जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ सीज़न 2। पिछले हफ्ते हमने जो है हमारे प्यारे प्यारे मेहमान डॉक्टर इमरान मलिक साहब माशाल्लाह, इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो है वो समझने की कोशिश की थी और दांतों की इम्पोर्टेंस को लेके बड़ा कलाम हुआ था। जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा वो ये चीज़ जानते होंगे कि दांत और इसके बारीक बारीक मालूमात, यानी दांतों ने कैसा हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचाया माशाल्लाह, और खाना हज़म करने से लेकर मुस्कुराने तक कैसा प्यारा काम माशाल्लाह हमारे जो है वो ये टीथ, हमारे दांत हमें जो है पहुँचा रहे हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह करीम डॉक्टर इमरान मलिक साहब से इंशाअल्लाह बहुत सारी इस पर बात करेंगे। मैं आपको प्रोग्राम में मरहबा वेलकम कहता हूँ और आज भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि पिछला जो टॉपिक था वो दांत से ही था और दांत की हिफाजत के बारे में ही था, तो ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं सर कि दांतों में जब भी हम कोई खाना खाएं और वो रह जाए, जैसे लास्ट टाइम भी जो इस पर बात हुई थी कि कैलकुलस बन जाता है और वो जो है वो दांतों में आके जमा हो जाता है। तो क्यों ना इस पे शुरू किया जाए कि शुरू कैसे होता है और कहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो बिल आखिर आ जाती है, जिसकी वजह से इस तरफ तवज्जो जो है नहीं जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहले कहा था आरिफ भाई कि जब हम कुछ खाते हैं तो पहला वो फूड डेब्रीज बनता है जी, यानी हमारे जी दांतों में वो स्टक हो जाता है यानी रह जाता है। ठीक है, अब इसमें दोनों ले कईयों के ऐसे भी होते हैं दांत जिसमें गैप होते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जिनके नहीं भी गैप होते हैं तो माइनर जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर वो अपनी जगह बना लेते हैं। अच्छा, जब तक ये फूड डेब्रीज हैं तब तक तो हम अच्छी अगर ब्रशिंग या क्लीनिंग किए तब तक तो वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर वो वहाँ पर अपनी जगह बना लिए, फिर बैक्टीरियल कॉलोनीज बनती है, फिर धीरे धीरे फिर वो प्लाक बैक्टीरियल कॉलोनीज यानी बैक्टीरिया की एक मतलब हब हो जाता है, समझ लीजिए जगह बन जाता है बैक्टीरिया का। ऐसा ही है। तो उसके बाद में फिर वो प्लाक बनता है। उसके बाद में जब वो कैलकुलस बन जाता है, टार्टर जिसे कहते हैं, वो एकदम हार्ड होता है, जैसे कि मैंने लाइक स्टोन, वाइट स्टोन। तो अब ये कंडीशन में वो ब्रश से नहीं जाता। अब जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अब क्लीनिंग के लिए, तो हमें वो लगता है ना कि वो दांत का पार्ट है। अच्छा, इसमें एक ये भी हो जाता है कि कभी कभी ना कुछ हार्ड हमने कुछ खाया तो वो ना टूट भी जाता है। तो पेशेंट जो है ना लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, हमारे पास कि हमारा ये दांत टूट गया, तो हम वो एक्सप्लेन करते हैं कि दरअसल वो ये दांत नहीं है, ये कैलकुलस है जो एक हार्ड सब्सटेंस बन गया था। जी, यानी आपके दांत की सफाई ना होने की वजह से ये दांत में जो है जमा हो चुका था और आपको अभी ये तकलीफ दे रहा है। जी, और दांत इतना कमजोर नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वो बोन यानी हड्डियों से भी ज्यादा जो इनेमल जो है, नाम भी याद हो गया, इनेमल जी, वो मजबूत होता है। इनेमल जो है ये बोन से ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब मैं तो सरप्राइज भी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी है जी। अब जब ये कंडीशन आ गई कि वो कैलकुलस जमा हो गया, तो अब हमें उसे स्केलिंग करना रहता है, यानी डेंटिस्ट के पास एक रहती है मशीन स्केलर करके, तो उससे जो है हमें रिमूव करना रहता है। अच्छा, इसमें भी एक मिथ है कि बोलते हैं कि दांत साफ करने से जो है, यानी डेंटिस्ट के पास से जाके दांत साफ करने से जो है वो दांत हील जाते हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि नॉर्मली हमारे जो दांत हैं उनके बीच में जो गैप्स हैं, या नॉर्मली तो उसमें अगर वो बैंड बन गया है, अब जब क्लीन करा लेते हैं ना, तो जब हम टंग लगाते तो हमें लगता है कि खाली खाली महसूस हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो यार पूरे दांत मेरे साफ हो गए। तो ये असल में क्या होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कैलकुलस ना बने, इससे पहले बीच में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हो, कुछ एहतियातें हो कि अब तो ज़ाहिर है सुबह ब्रश करना है, रात में सोने से पहले ब्रश करना है, उसके अलावा फिर कुछ भी नहीं करना है क्या? सिर्फ वो ब्रश से काम चल जाएगा, या बीच में कुछ ऐसी चीजें हों और ये इस तरह का कैलकुलस वगैरह का मामला आए नहीं, क्या हो सकता है? जी, सही फरमाया कि वो स्टेज जाने से पहले ही हमें प्रिकॉशन ले लेना है जी। इसमें पहला तो यही है कि हम अच्छे से क्लीन हमारे दांतों को रखें, ब्रशिंग करके। जी, कहा जाता है कि 2 टाइम करने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी है जो 1 टाइम कर ली तो बहुत बड़ी, जी, रात में करने की हाजत नहीं, शायद इस तरह के ऐसे एक मेंटालिटी है जी। अच्छा, बीच में भी जब हम आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, कुछ ना कुछ हम खाते हैं पीते हैं, तो उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए ना कि चूंकि हम ब्रश हर बार नहीं कर सकते,
लेकिन हम माउथ रिंस कर सकते हैं, यानी अच्छे से पानी ले लें, अच्छे से मुंह में पानी लेके अच्छे से एक टाइम देकर हम रिंस करें और फिर थूक दें। यानी मुंह में जो पानी रख के जो चलाया जाता है, अच्छा, हाँ जी, उस थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। माउथ रिंस करना है सर। जो इस तरह के जैसे दूसरे वो लिक्विड आते हैं जिनके जरिए से भी माउथ रिंस किया जाता है। जी आरिफ भाई, जैसे आपने कहा कि कई सारे माउथ वॉशेस आते हैं, जी हाँ, लेकिन इन मानों में ये है कि माउथ वॉश तो एक अपने मकाम रखता है, लेकिन नाजरीन और मुझे भी चाहिए कि हम जो है वो जब भी कुछ खाएं तो खाना खाने के बाद मुंह में कुछ देर पानी को डालकर माउथ रिंस कर ले, पानी को चला ले मुंह में, और उससे फिर जो है वो अपने जो है माउथ को क्लीन करते रहे। सारे ब्रश तो मॉर्निंग में और नाइट में ही होगा, यानी रात में सोने से पहले होगा, लेकिन उसके अलावा भी हमें चाहिए कि हम हमारे दांतों की हिफाजत चाहते हैं और दांतों पर इस तरह के जो है कैलकुलस वगैरह ना बने, तो पहले ही अब ये एहतियातें हमें कर लेनी है। लेकिन अगर अब ये कैलकुलस बन जाता है और अब ये जमना शुरू हो जाता है, तो क्या इससे दांतों को ही प्रॉब्लम होता है या मसूड़े भी इससे जो है वो इफेक्ट होते हैं? जी, जैसे मेन रोल जब कैलकुलस जम जाता है ना, अच्छा मोस्टली कहाँ जमता है ये भी नाज़रीन ध्यान रखें कि हमारा जो फ्रंट लोअर टीथ है ना उसके पीछे, अच्छा, इसके पीछे ज्यादातर ये रहेगा। जो मसूड़े से लगकर जो दांत का हिस्सा होता है, दांत जो स्कैलो पे ऐसा डब्ल्यू शेप रहता है ना एरिया, जी, वो भी नीचे के जो फ्रंट टीथ है उसके पीछे। अच्छा, क्यों? इसके भी ये है कि वहाँ पर सलाइवरी डक्ट्स ओपन होते हैं जहाँ से थूक आते हैं, तो उसमें ना मिनरल्स होते हैं, तो चूंकि वो डायरेक्ट उससे ही अटैच हो जाते हैं क्योंकि फ्रंट एरिया ही पड़ता है, ऐसा ही है, तो वहीं जाके वो जमा हो जाते हैं। तो हमें क्लीनिंग करते समय ये ध्यान देना चाहिए, और इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा कि कैसे। नाज़रीन ये भी एक एक्साइटमेंट में होंगे कि कैसे हम दांतों को क्लीन करें। सिर्फ बोलेंगे नहीं, इंशाल्लाह दांतों को क्लीन करने का तरीका इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा परफॉर्म करके भी अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ ही देर में हम दिखाते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, तो उस तरफ भी हमें ध्यान देना है क्योंकि कैलकुलस का मेन साइड जो है, ये मेन साइड है कि नीचे के दांतों के पीछे के हिस्से में, जिसको लिंगुअल एरिया कहा जाता है हमारे टर्म में, और बाकी एरिया में भी करना ही है क्योंकि कहीं भी हमें कैलकुलस जमा नहीं होने देना है। ऐसा ही है। अब क्लीन कैसे किया जाए, ये एक है कि अब हम कैसा करते हैं, हमने कई सारी चीज सीख कर की, जाहिर सी बात है कोई भी चीज हमने देखा हमने उसके लिए सीखा जी। लेकिन एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हमने ब्रशिंग किसी से सीख कर की कि बस ऐसे ले लिया और फिर करने लग गए। मतलब ये अब मामला जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की तरफ आ चुका है। तो आइए नाजरीन, अब आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप अपने दांतों को, आपके टीथ को किस तरह से क्लीन करें और क्या इसकी टेक्निक होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी जी जी, ये समझ लीजिए मॉडल जो हमारे दांत हैं। अच्छा, ये 32 वाला है या 28 वाला? नहीं, ये 28 वाला है। 28 वाला है। और इंशाल्लाह एक प्रॉपर तरीका हम बताएंगे कि कैसे हमें क्लीनिंग करना है, ठीक है। इससे पहले हमें ब्रश के बारे में जानना है कि हमारा ब्रश कैसा होना चाहिए। ये तो एक डेमो के लिए लाया गया है। क्वेश्चन भी आता है कि एक ब्रश हम कब तक इस्तेमाल करें, क्या लिमिट होती है कि एक टूथब्रश को 6-6 साल भर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या होना चाहिए? नॉर्मली तो बोला जाता है कि हर 3 महीने में 2 to 3 मंथ, यानी ये डिपेंड करता है हम कैसा यूज करते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली जैसा बताया जाएगा वैसा यूज करेंगे तो 3 मंथ उसको चेंज कर देना है। वरना तो ब्रश की ऐसी हालत हो गई होती है कि ब्रश बेचारा खुद कह रहा होता है कि यार बस मुझे अब अलविदा करो कि मैं बिल्कुल माफी तलाफी जो है आपसे करता हूँ, लेकिन वो ब्रश को बेचारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, क्लीनिंग तभी होगी जब ब्रश के ब्रिशल स्ट्रेट होंगे। अच्छा, हम जब ये ऐसे हो जाते हैं ना तब तक संभाल के रखते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, क्लीनिंग नहीं हो रही है, ठीक है। यानी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम कि भाई सुबह उठना है, दांत घसना है तो दांत घस दिया, बस हो गया। अब तो यानी वो साफ सफाई होती रहेगी, हमने तो अपना काम कर दिया। तो ऐसा नहीं है नाज़रीन, बहुत समझने की बात है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपना ब्रश जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब जो है तवज्जो दिला रहे हैं कि उसके ब्रिस्टल्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तभी क्लीनिंग जो है वो अच्छे अंदाज से हो सके। जी जी। अब हमें टूथपेस्ट लेना है, फॉर एग्जांपल ये टूथपेस्ट एक है, तो सबसे पहले हम टूथपेस्ट कैसे लें? भर के ले, ताकि कई लोग भर के लेते हैं, सोचते हैं कि जितना लेंगे उतनी ज्यादा सफाई होगी। एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा या कई पोस्टर में देखा होगा कि वो पूरा इस तरह से लेयर वो दिखने के लिए अच्छा होता है, एस्थेटिकली ना, यानी हमारे आंखों को अच्छा लगता है कि एक ब्रश के ऊपर एक लेयर है ऐसे, हालांकि ऐसा नहीं लेना है। अच्छा जी, हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर रखना है। ये ब्रश ये लेटा हुआ होना चाहिए और टूथपेस्ट ऐसा। ओके। अब हमें लेते समय प्रेस थोड़ा सा करना है कि सिर्फ है ना सरफेस एरिया पे लगे। ये देखें आप, सरफेस एरिया पे लगना चाहिए। अच्छा, यानी अमूमन होता है कि सरफेस के ऊपर जो है जी जी एक बैंड ऐसे बनाया जाता है जी, तो वैसा नहीं लेना है जी। ये सरफेस पे जिस तरह टूथपेस्ट है उस तरह इसे लेना है।
अब इससे हमें ब्रशिंग करना है। जी हाँ नाजरीन, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो आपका पेस्ट है वो पेस्ट लेयर पर मौजूद रहे, लेयरिंग हो जाए। हम क्या करते हैं कि उस लेयर के ऊपर यानी उस सरफेस पर एक लेयर बना रहे होते हैं, जबकि वो हाफ लेयर होनी चाहिए और उसका हल्का सा प्रेशर जो है वो हमारे ब्रिस्टल्स हैं इस पर होना चाहिए। जी इससे ये होता है कि ब्रिसल्स के अंदर भी जो है ना हमारा टूथपेस्ट चले जाता है। जी ठीक है, क्लीनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा होता ये कि वो इतना सारा टूथपेस्ट लिया कि जैसे ही वो करने गए और कुछ टूथपेस्ट नीचे गिरा, कुछ वो गिरते जा रहा है और हमें लग रहा है कि हम क्लीनिंग कर रहे हैं। जी जी जी। अब इसे करने का तरीका हम समझ लेते हैं। ये हमारा मॉडल है जी जी, कि एक जो फेमस तरीका है जिसे मॉडिफाई स्टीलमैन टेक्निक कहा जाता है। अच्छा, उसमें ये रहता है ना कि हमारा जो पोजीशन रहेगा ब्रश का जी वो कैसा होना चाहिए। ये हमारे दांत हैं जी और ये मसूड़े हैं जी। तो हमारा पोजीशन ऐसा होना चाहिए ना कि 45 डिग्री एंगल ऐसा रखना है। अच्छा अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है कि नॉर्मली जो दांतों के इंटरडेंटल एरिया यानी जो बीच के एरिया जी। है वहीं पे ज़्यादातर फूड पार्टिकल्स और फूड डेब्रिस जमा होते जी। हैं, खाना वगैरह यहीं जमा होता है। तो इससे ये होगा कि हम जब ऐसा करेंगे ना तो ये डिसलॉज होता है, मतलब वहां से अपनी जगह से हटता है। ओहो, ठीक है जी। तो अब हमें ऐसा रखना है 45 डिग्री एंगल पे। अब हमें ब्रश करना है, ये स्ट्रोक कम से कम 10-12 स्ट्रोक देके फिर नीचे करना है, यानी उससे वो डिसलॉज हो गया और नीचे से ऐसा निकल जाएगा जो भी फूड पार्टिकल्स होगा। तो अब ये हमारी ब्रशिंग टेक्निक है। ठीक है, अच्छा ऐसे नीचे के लिए कि नीचे करेंगे तो इस तरह रखेंगे, 45 एंगल वही है कि ज्यादा हिस्सा जो है टूथ पे रहे, कुछ हिस्सा गम्स में रहे जी। और हम कैसे करते हैं वो सीधा एकदम रगड़ते रहते हैं, सीधा रगड़ रहे होते हैं कि आज ही पूरी सफाई हो जाएगी। जी जी जी। तो ऐसा प्रॉपर वे से करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि ज्यादातर जो कैलकुलस होते हैं ना यहाँ पर होते हैं जी, ये जो नीचे के दांत है ना उसका लिंगुअल यानी पीछे का एरिया। जी जी जी। तो उसे भी हमें अच्छे से ब्रशिंग करके ऐसा उठाना रहेगा। ओके, यानी ऐसे हमने किया तो फूड पार्टिकल जो है वो डिसलॉज हुए यानी हिले और ऐसे निकल गए। नहीं होता ये कि वो सिर्फ आगे के दांतों में ब्रश चला लिया जी, 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 और फिर वो क्या अब आगे वाला तो हो गया, ये दिखना है अब हमको, पिछला तो खैर दिखना नहीं है, तो पीछे भी करना होता है। शायद एक बड़ी तादाद को आज पता चला होगा कि पीछे भी जो है वो ब्रश करना होता है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो ब्रश रहे ना वो सॉफ्ट रहना चाहिए, जो उसकी ब्रिशल्स रहे ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम हार्ड ब्रिशल से करेंगे ना, अब हम क्या रगड़े रहते हैं ऐसा डायरेक्टली। अच्छा, इससे क्या होता है ना, यहाँ पर है ना एक ना जो कैच आता है यानी कैविटी जिसको बोल सकते हैं, जी जी जी, उसको एब्रेशन कहा जाता है, यानी इनेमल निकलता जा रहा है। वो हिस्सा जिसमें तो शौक वो हिस्सा जो हड्डियों से ज्यादा मजबूत है, जी जी, वो आपकी ब्रशिंग की वजह से जो निकलता चला जा रहा है। क्योंकि हमारा ब्रशिंग ब्रिशल्स वो हार्ड है और हमारा तरीका सही नहीं है, हमने पूरी ताकत से ये किया। तो आप है ना स्क्रीन पे भी देख सकेंगे कि ये जो एब्रेशन कैसे होता है, कि जिनके भी होंगे तो नाज़रीन भी नोटिस कर लिए होंगे कि भाई मेरे ब्रशिंग का टेक्निक कैसा है, सही है कि नहीं है। तो ये एब्रेशन इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों के लिए भी एक फोन्स टेक्निक नाम दिया गया है। अच्छा, उसमें ऐसा होता है ना कि बच्चों को ज्यादातर है ना शुरू में आगे के दांत आते हैं जी, तो उनको ना ऐसा राउंड एंड राउंड यानी ऐसे राउंड एंड राउंड बताया जाता है। अच्छा, आप वो बोलते हैं ना ऐसा बोलते पहले सर्कल ऐसे बनाओ, ओके, फिर वो ऐसे राउंड, इसको फोन्स टेक्निक कहा जाता है। तो ये बच्चों के लिए है ऐसा। अच्छा, बड़े भी कर सकते हैं ये टेक्निक या बड़े ना करें? कर ले, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफाई किया गया है ऐसा। ओके, तो ये मॉडिफाई स्टेलमिन जो बड़ों का है ना, ये काफी यानी एडवांटेज उसके देखे गए हैं। ऐसा ये तरीका है ब्रश करने का। ज़ाहिर है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, हो सकता है अब तक आप ब्रश कर रहे हो और आपको ये सारी मालूमात पता ही ना हो, या फिर आप जो है वो इन सारी चीज़ों से परे हों और आपको लगता हो कि ये दांत घसना तो यूं है कि बस उठा कर लिया और इसमें कोई जो है वो इतना बड़ा साइंस नहीं होगा, इतना बड़ा जो है मेरी ज़िंदगी से कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो आपके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब जो हम अपने नेक्स्ट मालूमात की तरफ जो हम बढ़ने लगे हैं कि अब ये तो चले हम जो है वो कर रहे हैं, क्या ब्रश के अलावा भी, जैसे मेरे पास माशाल्लाह मिसवाक शरीफ जो है वो अवेलेबल है, ये ताज़ा मिसवाक है जो आज ही ली हुई है, इस तरह मिसवाक शरीफ भी होती है। तो क्या मिसवाक शरीफ करने में भी जो है ब्रश की तरह होता है या इसके लिए भी कोई अलग टेक्निक है? जैसे मिसवाक शरीफ करने का तरीका तो एक हमने जो किताबों में पढ़ा है कि ये 3 उंगलियां ऊपर हो, छोटी उंगली जो है नीचे हो, अंगूठा जो है इस तरह ऊपर आ जाए और इस तरह से जो है वो पहले दाईं तरफ और बाईं तरफ, वो पूरा एक तरीका जो है माशाल्लाह किताबों में मिलता है। अमीरुल सुन्नत का एक बहुत प्यारा रिसाला है, मुंह की सफाई के फायदे। इस रिसाले में अल्हम्दुलिल्लाह 14 पेज का ही रिसाला है। जी, मैंने भी पढ़ा हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रिसाले में अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल सुन्नत ने मिसवाक शरीफ के ताल्लुक से बहुत प्यारी बातें जो है वो बयान फरमाई हैं, मिसवाक करने के हवाले से, फिर मिसवाक की अजमत के हवाले से। क्या मेडिकल साइंस में भी मिसवाक के रिलेटेड इस तरह की कोई बात मिलती है? जी आरिफ भाई, जब हम फाइनल ईयर में थे ना डेंटिस्ट्री में,
तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, माशाल्लाह। तो उसमें शुरू में ना जो पहले ना हिस्ट्री बताई जाती है कि कैसे दांतों की सफाई, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कैसे आया। तो उसमें ये था कि एक सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ था कि पहले ना दांतों को निकालने का मतलब सोचते थे। अच्छा, यानी दांत अगर खराब हो गए तो फौरन दांत जो है वो निकाल दिए जाते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन अरब मुमालिक में, जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि दांतों को क्लीन किया जाए, ऐसा बाकायदा सेंटेंस लिखा हुआ। और वो इस्तेमाल करते थे एक स्टिक जिसे मिसवाक कहते हैं। ये सेंटेंस सिवाक लिखा है जी, मिसवाक जी। इसके हवाले से जो है ये यानी कई सालों पहले जो है वो इस तरह की जो है रिसर्च हो चुकी है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता था जिससे जो है वो दांतों की सफाई की जाए। माशाल्लाह। जी। तो बाकायदा ये सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ है कि दांतों की सफाई के लिए पहले ये इस्तेमाल की जाती थी। तो मिसवाक के भी माशाल्लाह कई फ़ायदे हैं। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत वक्तन फ़वक्तन अपने मदनी मुज़ाकरे में और बयानात में फ़ज़ाइल बयान करते रहते हैं। बस ये है कि आरिफ भाई हर चीज़ का प्रॉपर करने का तरीका, जैसे मैंने बताया, ब्रश हो चाहे मिसवाक शरीफ, तो मिसवाक शरीफ का भी प्रॉपर तरीका अगर आप बता दें नाज़रीन को। जी हाँ, मैं तो माशाल्लाह इस पर अर्ज कर चुका कि इस पे प्रेशर नहीं बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से मिसवाक लेनी है जो कि आपकी छोटी उंगली, कानी उंगली की जो बिल्कुल मोटाई के बराबर हो और इसकी जो लंबाई हो ऑलमोस्ट एक बालिश हो, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लें। अब इस मिसवाक शरीफ को लेने के बाद आप देखें जब भी आप मिसवाक करें तो 3 उंगलियां जो है वो ऊपर हो, छोटी उंगली जो है वो नीचे हो और थंब जो है वो इस तरह ऊपर की तरफ हो और आप आसान अंदाज से इत्मीनान से जो है मिसवाक करें। अच्छा, मिसवाक शरीफ पहले दाई तरफ करनी है और फिर वो दाई तरफ नीचे की तरफ करनी है, फिर बाई तरफ ऊपर की तरफ, बाई तरफ नीचे की तरफ। ये तो जो है माशाल्लाह जो है ये एक मिसवाक है। इसी तरह से मिसवाक भी जो है वो पीलू की भी आती है, जैतून की पीलू की है, इसी तरह जैतून की भी आती है। अच्छा, कुछ मिसवाक जो होती है वो पुरानी हो जाती है, वो भी जैसे आपने बताया कि ब्रिस्टल्स कड़क नहीं होनी चाहिए, तो हो सकता है पुरानी मिसवाक काफी टाइम तक रखी हो और वो कड़क हो जाती हो। तो अब उस मिसवाक शरीफ का क्या करें? अदब भी करना है, सुन्नत भी है, अदाए आलाए सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जैसे मैंने अर्ज किया कि ब्रिशल्स भी अगर सॉफ्ट हो तो मिसवाक शरीफ भी सॉफ्ट ही हमें लेना है। अगर वो हार्ड हो गई है तो हमें उसे नरम कर लेना है, पानी में डाल लेना है कुछ घंटों के लिए। एक तो ये चबा भी सकते हैं, पानी में डुबो सकते हैं। जी, चबा के उसको एक सॉफ्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि जैतून शरीफ की एक मिसवाक आती है, तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और उसके भी कई फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह कभी हम इसको भी बयान करेंगे मिसवाक शरीफ के फायदे। और ये जो आपने किताब का नाम जो अभी कहा ना, मुंह की सफाई के फायदे, ये इतनी प्यारी है। इसको यानी जो इसमें खिलाल का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, जिसे हम डेंटिस्ट्री में फ्लॉसिंग कहते हैं। अच्छा, जी, डेंटल फ्लॉसिंग, जैसे कि दांतों के बीच में अगर कुछ फंसा हो तो किस तरह हमें उसे निकालना चाहिए। चलिए माशाल्लाह, अगर टॉपिक ऐड हो गया तो आइए फ्लॉसिंग को भी समझ लेते कि नाजरीन किस तरह से करनी है फ्लॉसिंग और क्या है इसका कॉन्सेप्ट। जी, ये नॉर्मली लोग क्या करते हैं, माचिस की तीली लेके उसको तोड़ के जो है फ्लॉसिंग, हालांकि उस किताब में भी ये लिखा मना किया गया है। अच्छा जी, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की जो किताब है प्यारी, मुंह की सफाई के फायदे, तो उसमें भी ये मना किया गया है। अच्छा, फ्लॉसिंग का एक अलग मतलब अलग से वो बन के आता है, प्लस कई सारे अब जो अमूमन क्या होता है कि होटल में खाना खाया तो एक वो कांडी मिल जाती है खिलाल के लिए, तो क्या वो कर लें या क्या कांडी मतलब वही है कि उसकी क्वालिटी वाइज कैसी होनी चाहिए कि अगर ज्यादा फिर प्रेशर कैसा हम दे रहे हैं तो मसूड़े को हार्म भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके ना इंटरडेंटल ब्रशेस भी आ चुके हैं। अच्छा, ये भी किताब में लिखा हुआ है मुंह की सफाई के फायदे में कि बाकायदा इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं। वो ब्रशेस से क्या होता है कि अगर हम खिलाल करते हैं दांतों के बीच में, उसको सफाई के लिए यूज करते हैं, तो गम्स को इरिटेट नहीं करता है और आसानी से जो है फूड पार्टिकल निकल भी जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कई बार जो है वो खिलाल करने में जो है वो अपने तौर पे, जैसे आपने कहा कि वो माचिस की तीली, इसी तरह से कोई नीम की तीली भी इस्तेमाल करता है, कोई और कोई तीली इस्तेमाल करता है। तो यानी थोड़ा अगर इस पर वजाहत हो जाए कि किस तरह की तीली हो और कितना प्रेशर लगा जाए और खिलाल एक्चुअल में क्या है। धागे से भी लोगों को खिलाल करते देखा है, क्या है एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट? इसमें हमें ऐसा देखना चाहिए कि आरिफ भाई कि कैसा हमारा दांतों का गैप है। ओके, कि हर जगह हमें तीली का ये नहीं करना है। जैसे अब दांतों का गैप बहुत बारीक है, हाँ, जहाँ थोड़ा ज्यादा है तो वहाँ तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मतलब एक अच्छा प्रेशर लगा के, ज्यादा नहीं कि मसूड़े को हार्म हो या तकलीफ हो। और जहाँ कम जगह है ना, तो वहाँ पर डेंटल फ्लॉस भी आता है, जैसे धागा बोलते हैं ना, तो वैसा वो मेडिकेटेड फ्लॉस भी बना हुआ है। तो उसे हमें यूज करना चाहिए कि वो जगह के लिए वो, और थोड़ी बड़ी जगह है तो वहाँ पर हम इंटरडेंटल ब्रशेज भी ले सकते हैं या फिर स्टिक भी कोई अच्छी और मतलब कम प्रेशर से उसको। मैं अगर पूरी गुफ्तगू को समेटूं तो नाजरीन इसमें तवज्जो यूँ देनी है
कि सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं या कोई भी चीज़ जो इस तरह से पिएं तो फ़ौरन जो है वो आप जो माउथ रिंसिंग कर लें। माउथ रिंसिंग की वजह से जो है वो इस तरह की पहले तो नौबत ही नहीं की। अब हो सकता है कि आपने कुछ इस तरह का खाया जो दांत में रह गया, कोई सब्जी रह गई, कोई गोश्त का टुकड़ा रह गया, कुछ रह गया, अब वो निकालना है। तो अगर आपके दांतों में गैप बहुत कम है तो आप धागे या वो जो अभी डेंटल फ्लॉस, वो डेंटल फ्लॉस जो होता है वो इस्तेमाल कर लें, जो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल स्टोर्स पर बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल होता है। अदरवाइज आप खिलाल की लकड़ी या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एहतियात ये रखनी है क्योंकि माचिस की तीली या इस तरह से कोई लकड़ी की तीली आप बस यूँ पड़ी थी। मैंने तो एक बड़ा अजीब वाक़या देखा, पिछले दिनों हॉस्पिटल जाना था हमारा यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप की कुछ डिस्कस करने के लिए। तो हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो मेडिकल स्टोर हो रहे थे। एक शख्स को देखा मैंने कि वो जो दवाई का पत्ता होता है, दवाई की जो होता है वो उसने मोल्ड करके जो दांतों में खिलाल करना शुरू कर दिया। एक शख्स को नहीं देखे, एक तादाद है जो ये भी इस्तेमाल करती है और बोलती है कि उससे भी आसानी निकल जाता है। हालांकि उन्हें मैं यही एडवाइस करूंगा कि इंटरडेंटल ब्रशेज जो है मार्केट में अवेलेबल है और उससे आप यूज करें तो उससे क्या गम्स को जो है नुकसान नहीं होगा। अच्छा एक बात मुझे ऐड करनी थी आरिफ भाई, जैसे मैं ब्रशिंग का मैंने बताया जैसे कि कैसे करना चाहिए, तो अच्छा प्रेशर कितना लगाना चाहिए ये भी एक है। जैसे कि मैंने बोला ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। अभी मैं इसको फ्लॉसिंग में ऐड करने वाला था कि प्रेशर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो नोकीला होता है, फिर वो ताकत से भी कर रहे होते हैं, तो क्या हो प्रेशर इसमें। अगर ब्रशिंग का अगर हम देखा जाए तो अगर हम ज्यादा लगा रहे हैं ना तो इनेमल निकलने का चांस है। जी जी जी। तो इसे ये बोला जाए कि हम पेंट कैसा करते कोई चीज, हाँ दीवार पे कितने हाथ से मतलब कैसा प्रेशर रहता है, बस इतना ही लगाना है। अच्छा सोचे आप, और हम क्या सोचते हैं कि पूरा आज साफ ही हो जाएगा। बहुत बड़ी तादाद है, मैंने देखा काफी ताकत से करी होती है। कई बार तो वो थूक रहे हो तो उसमें कुछ जो है आप इमेजिन करिए कि अगर पेंटिंग करनी है किसी को, जैसे कुछ कोई बनाते हैं हमारे दारुल मदीना के माशाल्लाह बच्चे जो है गुंबद खजरा की पेंटिंग करते हैं वगैरह माशाल्लाह, तो उसमें प्रेशर ऐसा रहता है कहीं कुछ मतलब ज्यादा कलर ये ना हो जाए, बस उतना ही प्रेशर ऐसे लगाना रहता है डिसलॉज करने के लिए ऐसा। और हम ज्यादा प्रेशर लगाते हैं उससे नुकसान भी हो जाता है। और जैसे आपने बताया कि खिलाल करने में प्रेशर कितना होना चाहिए, तो यही मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना कि अगर जगह कम है तो हमें प्रेशर नहीं, सिर्फ हमें डेंटल फ्लॉस धागे वाला जो होता है जी, यानी बेस्ट ऑप्शन है डेंटल फ्लॉस। धागा भी आप जो है वो अवॉइड ही करें। हम यहाँ से जो है वो डॉक्टर इमरान मलिक साहब के जरिए से जो पैगाम देंगे कि आप डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल कर लें। और अगर इतनी जगह है कि आर पार हो जा रहा है दो दांतों के बीच में, तो फिर आप इंटरडेंटल ब्रशेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेस्ट है। वरना फिर अगर गैप भी ज्यादा है और लगता है कि इससे निकल जाए तो फिर वो जो खिलाल की लकड़ियां आती है जो बाकायदा उसी लिए ही बनी होती हैं, जो उसके लिए ही बनी होती है। जी सही सही। तो उसको जो है वो इस्तेमाल कर लें, भी एक नॉर्मल प्रेशर के साथ कि हमारे गम्स को तकलीफ ना हो। अब चूंकि जाहिर है बहुत कुछ हम बात कर चुके हैं इस पे, बिल्कुल आखिर में हम हमारे इस एपिसोड के हिस्से में हैं और मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है मुंह से निकलने वाली बदबू के ताल्लुक से। जी जी जी। अमूमन मुंह से जो है वो बदबू आ रही होती है, मुंह से कुछ ना कुछ इस तरह की बू आ रही होती है, तो क्या उसका रीजन भी प्रॉपर क्लीनिंग ना होना है या क्या उसका रीजन हो सकता है जो मुंह से बदबू आती है? मुंह की बदबू के दो मेन रीजन है आरिफ भाई। एक तो ये समझ लीजिए कि एसिडिटी प्रॉब्लम, जब पेट साफ नहीं है, अच्छा ठीक है, तो फिर वो मुंह की बदबू का उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अच्छा दूसरा ये कि जो हमारे गम्स होते हैं ना, अगर मसूड़े होते हैं, अगर उनमें जो है टार्टर बैक्टीरिया जैसे लग गया, कैलकुलस लग गया और वो है ना फिर सूज जाते हैं, हाँ उसमें गंदा ब्लड जमा हो जाता है, अल्लाह हाँ एक्यूमुलेट, फिर वो आगे जाके पस बनता है। फिर ये कंडीशन यानी गंदा ब्लड तक भी आ जाएगी ना तो फिर हमारे मुंह से स्मेल आनी चालू हो जाती है। अच्छा अगर कोई टाटर आके लग गया या कोई कैलकुलस आकर जमा हो गया मसूड़ों में भी, तो क्या उस वक्त तो कोई तकलीफ या इस तरह का महसूस होता है पेशेंट को? स्टार्ट में तो नहीं महसूस होता है जी। फिर है ना जब हम ब्रश करते हैं तो फिर जब वो गंदा ब्लड ज्यादा जमा हो जाता है तो फिर निकलने लगता है, तो कंप्लेन आती है कि सर मतलब डेंटिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे मसूड़े से खून आ रहा है, तो कोई टूथपेस्ट दे दो कि वो खून बंद हो जाए। हालांकि रीजन क्या है कि हमारी सफाई सही नहीं हुई, जिसके वजह से वहां पर है ना बैड जो ब्लड है, गंदा ब्लड वो जमा हुआ है। फिर उसका भी यही है कि हम अगर प्रॉपर स्केलिंग करवा लें, जैसे मैंने पहले बताया था, अच्छा उससे ना ब्लड जो गंदा वो निकलता है। अच्छा इसमें भी फिर ये रहता है पेशेंट को, अरे मेरे तो खून पूरे बहते चले जा रहे हैं, तो स्केलिंग कराना सही है कि नहीं। इसमें दो चीजें, मेजॉरिटी तो ये है, एक स्केलर आता है जो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन से ना कचरे को निकालता है और दांत को इतना कुछ हार्म नहीं करता जी। और कुछ डॉक्टर कुछ ही हैं, यानी ना के बराबर लेकिन हैं, कि वो मशीन इस्तेमाल करते हैं कि जिससे ना कभी कैविटी को ये करना रहता है, निकालना रहता है जी। जब ये उसको खोदना रहता है समझ लीजिए,
तो जब उससे करते हैं तो वो फिर दांत को अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है जी। लेकिन हो सकता है कि वो भी ये सोचते होंगे कि इसके दांत मजबूत हों। खैर मेरा ऐसा जहन है कि इस तरह की नौबत न आए, तो मुंह की बदबू ही पैदा ना हो, तो इसके कुछ आप अगर इलाज बता दें और फिर हम जो है इस पूरे मामले को समेट लें। मुंह की बदबू के लिए बेसिकली यही है कि हमें सबसे पहले क्लीनिंग ही रखना है कि वहाँ पर वो जमा ही ना हो, ना पस ना ब्लड वगैरह। माउथ रिंसिंग वगैरह, माउथ रिंसिंग है, प्रॉपर ब्रशिंग अगर हम कर रहे हैं, माउथ रिंस टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो वो नौबत ही नहीं आएगी। मेन ये। अच्छा अब हो गया है, अब क्या करना है? तो इसका ये है कि अगर नॉर्मली हुआ है तो हम लोग ल्यूक वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के भी जो है रिंसिंग करवा, गर्म पानी में नमक डाल के, और उससे जो है गरारे और फिर माउथ वॉशेज जो मैंने बताया, जी। तो गम्स का भी उसमें कंटेंट ऐड करके फिर उसको भी यूज कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाकर या किसी डेंटिस्ट से कंसर्न करके जो उनसे बात करके, उसमें पता वही माउथ वॉशेज भी अब वो हो गया ना कि अब जब कैविटी के लिए प्रोटेक्ट करने वाला है, फिर सेंसिटिविटी हो रही है, फिर गम्स वाले भी हैं। मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स अ मॉडर्न सॉल्यूशन। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जाहिर है ये सारी चीज़ अपडेट, अल्लाह पाक ने इंसान को किसी सलाहियतें दी कि बीमारी भी आ रही है, तो अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियतें दी है इंसान को कि वो उसके इलाज की तरफ भी जो है गौर व फिक्र कर रहे हैं, उसके इलाज, उसके उपाय भी माशाल्लाह तलाश कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज का जो हमारे एपिसोड का वक्त है जो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका, और हमने कोशिश की कि आज आपको मुंह की सफाई और बिलखुसूस दांतों की सफाई और मुंह से आने वाली बदबू के हवाले से तरबियत करें, क्योंकि हमारा आज के टॉपिक का नाम ही था टीथ क्लीनिंग या माउथ क्लीनिंग। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज बताई गई, इस पर भी जो है वो आप तवज्जो दें। आने वाले हफ्ते को भी कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंस बातें बताई जाएगी, जो हमारी डे टू डे लाइफ की हेल्थ से, हमारी अपनी सेहत से कनेक्टेड है। तो इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए हमारा प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ ज़रूर देखें। और भी बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे माशाल्लाह FJN चैनल पर आती हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए और दीन और दुनिया की भलाइयों के लिए देखते और दिखाते रहिए FJN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम